नमस्कार दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बी स्मार्ट गुरु में। और आज हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में और साथ ही साथ हम जानेंगे कि कैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन का आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको टाइमली मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को समझाने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं ताकि आप आसानी से समझ सके। इन एग्जांपल्स को ध्यान से देखिएगा। हमारा पहला सेंटेंस है, मैं तुम्हें खींच कर थप्पड़ मारूंगा। प्लीज दिल पे मत लीजिएगा, इस तरह के सेंटेंसेस आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। जब भी किसी के साथ आपकी फाइट हो जाती है या आप गुस्से में होते हो तो आप इस तरह के सेंटेंस को यूज करते हो। तो इसीलिए मैंने डे टू डे लाइफ वाले सेंटेंसेस टेंस के अंदर इंक्लूड करे हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, क्या वह तुम्हें प्रपोज करेगी और वे तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगे। अगर आप हिंदी के इन तीनों सेंटेंस को ध्यान से देखोगे तो ये हिंदी के जो तीनों सेंटेंस है वो गा, गी और गे पर खत्म हो रहे हैं। तो मतलब हिंदी का वो सेंटेंस जो गा, गी और गे पर खत्म होता है वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। और यही हिंदी में पहचान है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की कि अगर कोई भी सेंटेंस गा, गी और गे पर खत्म होगा वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। चलिए, ये तो हो गई पहचान। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करें। इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश में रूल दिए गए हुए हैं। जैसे मैथ्स के रूल होते हैं वैसे ही इंग्लिश के रूल होते हैं। तो चलिए आइए वो भी देख लेते हैं। दोस्तों, ट्रांसलेशन करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल को अच्छी तरह डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो भी एग्जाम्पल्स होंगे आप उन सभी का ट्रांसलेशन मेरे साथ गेस करिएगा। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए आइए ट्रांसलेशन करना शुरू करते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, वह तुम्हारी मदद करेगा। अब इस एग्जाम्पल का जो ट्रांसलेशन होगा वो इस रूल के अनुसार होगा, यानी सबसे पहले हमें यूज करना होगा सब्जेक्ट, उसके बाद विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, मॉडर्न इंग्लिश में हम शैल वर्ड का प्रयोग ना के बराबर करते हैं, नहीं के बराबर करते हैं और आई और वी जैसे सब्जेक्ट के साथ भी हम विल का प्रयोग करते हैं। आपने अक्सर पढ़ा होगा, किताबों में दे रखा होगा आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। लेकिन आपने सुना भी होगा, जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं या आपको कहना है कि मैं वहां जाऊंगा तो आप बोलते हैं आई विल गो देयर। आप ये नहीं बोलते कि आई शैल गो देयर। तो ध्यान रखिएगा, मॉडर्न इंग्लिश में हम शैल का प्रयोग ना के बराबर करते हैं। शैल का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट और या कोई चीज किसी को ऑफर कर रहे हो, जैसे शैल वी डांस और शैल आई मेक अ कप ऑफ टी। अगर आपने ध्यान से इन दोनों सेंटेंस को देखा तो पहला जो सेंटेंस है उसमें मैंने रिक्वेस्ट की है और जो दूसरा सेंटेंस है उसमें मैंने ऑफर दिया है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि शैल का प्रयोग हम कब करते हैं। तो चलिए आइए अपना ट्रांसलेशन करना शुरू करते हैं। हमारा एग्जाम्पल था, वह तुम्हारी मदद करेगा। अब इस सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होगा वो इस रूल के अनुसार ही होगा और इस रूल के अनुसार इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा, ही विल हेल्प यू। अब आप ये देखिए कि ये जो सेंटेंस है वो कैसे बना। हमारा रूल कहता है कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है और हिंदी के इस भाग में हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह मतलब जो काम करता है, काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। तो वह हमारा सब्जेक्ट है हिंदी के इस भाग में। और वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ही। तो हमने यहाँ पर ही मेंशन कर दिया। उसके बाद हमारा रूल कहता है कि आपको हेल्पिंग वर्ब विल लगानी है, तो हमने यहाँ पर विल लगा दिया। उसके बाद हमारा रूल कहता है कि आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब आप ये देखिए कि हिंदी के इस भाग में हमारी वर्ब कौन सी है। हमारी वर्ब है मदद करना और मदद करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेल्प। तो हमने यहाँ पर हेल्प मेंशन कर दिया। उसके बाद हमारा रूल कहता है कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। अब आप ये देखिए कि हिंदी के इस भाग में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है यू, यानी जो बच गया है। तो हमने यहाँ पर यू मेंशन कर दिया। इस तरह हमारा सेंटेंस बना, ही विल हेल्प यू। तो इस तरह से आपको ट्रांसलेशन करना है। चलिए आइए कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह फुटबॉल खेलेगा। अब इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा, ही विल प्ले फुटबॉल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वे कल जयपुर जाएंगे। अब इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा, दे विल गो टू जयपुर टुमारो। चलिए एक और सेंटेंस डिस्कस करते हैं जो हमने सबसे पहले शुरू में डिस्कस किया था, वो था, मैं तुम्हें खींचकर थप्पड़ मारूंगा।
अब इस सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा आई विल स्लैप यू टाइटली। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किए वो थे हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हम बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं। जैसे क्या वह तुम्हें प्रपोज करेगी। अब इस सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होगा वो इस रूल के अनुसार होगा, यानी सबसे पहले हमें यूज करना होगा विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा विल शी प्रपोज यू। अब आप ध्यान से देखिए, इस सेंटेंस में हमने सबसे पहले विल लगाया। विल क्यों लगाया? क्योंकि ये जो सेंटेंस है क्या से शुरू हो रहा है, मतलब इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस है, इसीलिए हमने सबसे पहले विल लगा दिया। बाकी जो ट्रांसलेशन का तरीका है वो बिल्कुल सेम है जो अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है क्या तुम मेरे साथ फुटबॉल खेलोगे। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा विल यू प्ले फुटबॉल विद मी। चलिए एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का। क्या तुम कुछ लिखोगे। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा विल यू राइट समथिंग। अभी तक जो हमने डिस्कस करे थे वो थे हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंस। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने और भी एग्जांपल्स दे रखे हैं जो कि आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में हमारा एक लास्ट एग्जांपल रह गया जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस का है, वो भी एक बार देख लेते हैं। हमारा लास्ट एग्जाम्पल है वे तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगे। तो इस सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होगा वो इस रूल के अनुसार होगा, और इस रूल के अनुसार सबसे पहले हमें यूज करना होगा सब्जेक्ट, फिर विल, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा दे विल नॉट वेट फॉर यू। तो दोस्तों ऐसे ही ट्रांसलेशन किए जाते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।